हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को बिहार की जीएस की जो आपको सबसे बड़ा सिलेबस दिखाई दे रहा है उसको कितने शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिहार पुलिस यदि आपको निकालना है तो जीएस आप देख करके नहीं डरना है कि बहुत बड़ा है। दरअसल वो पूरी तरह से एनसीईआरटी है और कुछ नहीं है। और वो भी एनसीईआरटी में एक एक बुक दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। उसमें से हम लोग शॉर्ट जो है कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर हल कर सकते हैं। आगे इसी सिलेबस पर हम लोग कार्य भी करेंगे, ठीक है, लगातार। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो जीएस में दो तरह का दिया है। एक आपका सामाजिक विज्ञान दिया है, मतलब सोशल सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, और जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र मतलब संविधान है, और अर्थशास्त्र। 4 पार्ट में इसको कवर किया है। फिर इसके बाद एक दिया है विज्ञान, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। विज्ञान में तीनों विज्ञान दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान को भी कवर कर रखा है। इतना ही आपको जीएस में पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। अब आयोग ने क्या सिलेबस दिया है उसको ध्यान दे दीजिए। यहाँ पर भौगोलिक खोज देखिए, इतिहास वो भी कब का, क्लास 9th का। ये क्या है, एनसीईआरटी। इतना ध्यान रखना है कि ये एनसीईआरटी है, क्लास 9th का एनसीईआरटी है, जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी कवर कर सकता है एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 9th का। अब बात करते हैं कि क्लास 9th में वाकई में यही सब सिलेबस भी है। हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें आप देखेंगे कि भौगोलिक खोज में कुछ नहीं करना है। भौगोलिक खोज में मतलब कि भारत की खोज किस किस ने किया था या कौन कौन से नाविक आए थे, बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे वास्को डिगामा आया था, मार्को पोलो आया था, कोलंबस आया था। जितने लोग कैसे जो है पूरी दुनिया की खोज करते हैं, बस उतना ही ध्यान रखना है। भौगोलिक खोज में यहाँ तक कि अमेरिका की खोज की भी बारे में पता लगाएगा, सबके बारे में पता लगाएगा क्या क्या है। उसी को हम लोग बोलते हैं अंधकारमय युग। मतलब उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, और लोग जो है, एक कोलंबस ऐसा व्यक्ति था जो भारत की खोज निकला था और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जैसे महाद्वीपों की खोज कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑस्ट्रेलिया की खोज किए, न्यूजीलैंड की खोज किए, जेम्स कुक नामक जो है एक नाविक जो है। तो ये टोटल आपको भौगोलिक खोज का मतलब था प्रॉपर महाद्वीपों की खोज करना। अरे भाई, केवल 8 से 10 लाइन में आप पूरा का पूरा ये टॉपिक ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं आधुनिक युग का प्रादुर्भाव और आधुनिक खोज एवं पूर्ववर्ती। देखिए, इसी चैप्टर से रिलेट कर रहा है कि आधुनिक खोज क्या थी, रेशम मार्ग क्या था, रेशम मार्ग से किस तरह से व्यापार हो रहे थे, किन किन देशों के समय हुआ, थोड़ी सी इतिहास से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि रेशम मार्ग में आप देखेंगे कनिष्क के समय जो है चीन से अरब जाने वाले रेशम मार्ग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और कुछ नहीं है। छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन इस पे बना दिया जाएगा, ठीक है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप इनकी इकाई, जिसमें कि अमेरिका का संग्राम है, उसकी पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम क्या क्या हुआ था। औद्योगिकरण की इकाई, जिसमें आपका फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इसको अलग से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये बातें करते हैं। फिर आपका देखेंगे औद्योगिक प्रभाव यही पड़ता है, फ्रांस की क्रांति, और औद्योगिक क्रांति भी शुरुआत हो जाती है। विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय होता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय का मतलब हो गया कि जो हमारे सामाजिक वर्ग थे वो कौन कौन से थे। अब थोड़ी सी इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। सामाजिक वर्ग में आप देखेंगे कि कई ऐसे भक्तिकाल आए, और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र आया। जो दर्शन है, जैसे आप देखेंगे पतंजलि हैं, ठीक है, योग दर्शन के हैं, वैशेषिक दर्शन के हैं, मीमांसा है, ये सभी दर्शन शास्त्र से संबंधित है। तो ये सामाजिक वर्ग का एक उदय होता है। स्टेट जनरल की बैठक, परिणाम, क्रांति का प्रतिभाव, ये आपका फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नाजीवाद। नाजीवाद कहाँ से शुरू होता है, जर्मनी से। जर्मनी का जो हिटलर था, उसने आप देखेंगे कि परिणाम जो कहते हैं, नाजीवाद की शुरुआत होती है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और ये कौन करता है, ये जर्मनी का हिटलर करता है। हिटलर करता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हिटलर कहाँ से था, किस संगठन का प्रमुख था,
हिटलर की जो सेना थी उसको क्या बोलते थे, ये नाजीवाद क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दे रहा था जर्मनी की तत्कालीन स्थितियाँ और हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि और कारण। आखिर क्यों हिटलर जैसा व्यक्ति जर्मनी में आया और इतनी बड़ी क्रांतिकारी करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ जो है शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दे सकता है। नाजीवाद का प्रभाव ही था जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्धों का कारण भी देख सकते हैं कि एक तरफ ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और आप देखेंगे जर्मनी का पोलैंड के ऊपर अचानक आक्रमण कर देना दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए युद्धों का कारण और प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ लेंगे। ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। जो आप लोगों को लगता है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, इतने पेज हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस मान सकते हैं इसको। हम लोग यदि एनसीईआरटी से निकालें तो एक एक टॉपिक में लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन बस निकल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा परिणाम प्रभाव। अब आते हैं आदिवासी समाज उपनिवेशवाद, आदिवासी जीवन और संस्कृति, आदिवासी समाज उपनिवेशवाद गोलबंदी, जिसमें आदिवासी समाज में हमको क्या देना है, जैसे आदिवासियों ने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था, जिसमें बिरसा मुंडा का विद्रोह था, चुआड़ विद्रोह था, तिलका माझी का विद्रोह था, बसरा का था। तो इनके जो है कृषि और खेतिहर समाज ये लोग थे और ये लोग कौन कौन से विद्रोह किए थे उसके जो है स्थितियों के बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास, इसका मतलब है कि वो लोग किस तरह की खेती करते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसकी ज़रूरत क्या थी, ठीक है। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन संदर्भ और बिहार के संदर्भ में भी आपको गन्ना, गेहूं और चीनी आदि का उत्पादन जो होता था उसका इस्तेमाल ब्रिटिश काल में कहाँ कहाँ पर हो रहा था उसकी बात हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर गेहूं, गन्ना और गेहूं बिहार में किन किन जिलों में हो रहे हैं उससे भी रिलेट करके देखिए इतिहास को कवर किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ, कपास इन सबों का, और यहाँ तक कि राष्ट्रवाद क्या है उसको समझना है। राष्ट्रवाद का प्रयास क्या है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट टू पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव इस पर बहुत कम बन सकते हैं। अब आते हैं जैसे आपका राष्ट्रवाद में विफलता, राष्ट्रवाद के सफलता का उद्देश्य, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। दरअसल यूरोप में राष्ट्रवाद जब का विकास हुआ तो ब्रिटेन की जो कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के तहत शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस आदि आंदोलनों का सामान्य जो है विशेषताएं क्या थी, ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद 1917 में जो है वाशेषिक क्रांति जो हुई थी। और हिंद और चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद और चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद क्या था। ये बातें एनसीईआरटी में है, लेकिन हालांकि ये इतना कठिन आपके पुलिस में पेपर नहीं बनाएगा, बस पॉइंट टू पॉइंट बनाएगा कि इटली का भौगोलिक स्थिति, पोलैंड कब बना, जर्मनी कब पृथक्करण किया गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन वो सेट कर सकता है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद जर्मनी की वजह से आया और जर्मनी का पृथक्करण किया गया। ये सभी पॉइंट क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर देखिएगा फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, जिसमें आपका फानदिन, फॉग, बोई चाउल और ये सभी संघर्ष शुरू हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में मुक्ति संघर्ष, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में आना, बस केवल अमेरिका का आना, क्योंकि पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जब जापान हमला किया था तो 1941 में अमेरिका को मजबूरन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। ये पॉइंट आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद शुरू हुआ था 1914 से 1930 के बीच, आप देखेंगे कि ये रिलेट किससे करता है, ये गांधी आंदोलन से भी रिलेट करता है। इसका मतलब है गांधी जी का आगमन भी 1915 में इसी समय हो चुका था। तो गांधी जी ने क्या क्या बिहार में आंदोलन किए उससे रिलेट करके क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम, भारत के अंतर संबंध में क्या हुआ था, खिलाफत, ये देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, जो 1930 तक का मामला था। तो 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध था और भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खिलाफत आंदोलन था जो अली बंधुओं ने शुरू किया था, और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। इसका पृष्ठभूमि वगैरह जो भी है
क्वेश्चन दे सकता है कि ये कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था और इसका क्या परिणाम रहा, इसमें कौन कौन से लोग रहे, ये सब क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, किसान मजदूर और जनजाति विद्रोह आंदोलन, तो यहाँ पर देखिए किसान आंदोलन, बिहार से रिलेट करके जितने भी किसान आंदोलन हैं वहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हालांकि किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो है अखिल भारतीय किसान सभा और किसान सभा जो शाहजानंद ने शुरू किया था, तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और लगातार बनेंगे भी। पुराने भी परीक्षाओं में बिहार के क्वेश्चन बने थे वहाँ से, किसान जो है सभा से, तो यहाँ भी बन सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियाँ जो अर्थव्यवस्था में और आजीविका, ब्रिटेन पर भारत का औद्योगिकरण, इसका मतलब ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है 1850 से 1950 तक जो गतिविधियां थी भारत में औद्योगिकरण आया, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। औद्योगिक उत्पादन, कुटीर उद्योग के बीच संबंध, मजदूरों में आजीविका, भारत और ब्रिटेन में क्या क्या शोषण इन्होंने किया, जैसे नील वगैरह की क्रांति वगैरह शुरू करने का कारण यही था ना, जब आजीविका का पर प्रभाव पड़ा तो। और अब आपको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, संगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो लोग कंपनी के अंतर्गत काम करते थे वो संगठित में आते थे, और जो लोग रोज़ पर काम करते थे जिनका कोई रजिस्टर्ड नहीं था, एक दिन काम मिला एक दिन नहीं मिला, ये किस में आते हैं, असंगठित में। इसका मतलब है भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है बेरोजगारी का, वो किस क्षेत्र में है, असंगठित क्षेत्र में ही सबसे बड़ी बेरोजगारी है। ठीक है, अब बात करते हैं शहरीकरण एवं जीवन में शहरीकरण की बात करते हैं, फिर प्रजनन, शहरीकरण और शहरों का विकास, शहरी व्यवसाय, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सभी बस केवल रिपोर्ट इनको देखना है। और 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार का एकीकरण, 2 महायुद्धों में जो है के दरमियान जो व्यापार और अर्थव्यवस्था थी उसकी बात करेंगे कि उस समय क्या क्या स्थितियाँ बनी रही, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, ये देखिए प्रेस की स्वतंत्रता में पूरा भारत में प्रेस का विकास देखना है। यूरोप में छपाई का इतिहास, मतलब यूरोप से लेकर भारत में कहाँ कहाँ पर सबसे पहले प्रेस प्रिंटिंग वगैरह लगाई गई थी, उसका कुछ पॉइंट 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास जो ब्रिटिश ने करवाया था उसको भी क्वेश्चन में बना सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका इतिहास का था। अब बात करते हैं जो है विषय भूगोल की। ये देखिएगा विषय भूगोल की बात करें तो यहाँ पर भारत में क्या है, प्रथम में स्थिति और विस्तार, मतलब भारत का क्षेत्रफल है, कितने राज्य हैं, उसमें बिहार का क्या क्रम है, इसे हम लोग स्थिति और विस्तार भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं विश्व मानचित्र को थोड़ा सा देख सकते हैं और भारत की स्थितियाँ कहाँ पे हैं, मतलब किस गोलार्ध पे है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, आपका जो मकर रेखा है वो कहाँ पे है, इसकी सभी बातें जो है स्थिति, भारत की स्थिति में देख सकते हैं। भौगोलिक विस्तार का मतलब होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, इसमें टेम्परेचर क्या है, उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, भौगोलिक विस्तार होता है। अब आते हैं भौतिक संरचना और संरचनात्मक में भौतिक विभाग। इसके अलावा जो आपका तीसरा पॉइंट है अपवाह तंत्र, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नदी अपवाह तंत्र है, इसे नदियाँ जलाशय हैं। मानव सभ्यता में जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों के संरक्षण में प्रदूषण का रोकथाम के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रदूषण लगातार नदियाँ होती जा रही हैं इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये तो ऑलरेडी एजुकेशन में होना भी चाहिए था। ठीक है, बाकी इनको अभी तक जो क्वेश्चन पूछेंगे अपवाह में पूछेंगे, या तो बिहार की नदियाँ या भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, एस्चुरी वाली नदी, कौन सी नदी हिमनद से निकलती है, कौन सी नदी पहाड़ों से निकलती हैं, ये सब क्वेश्चन जो है यहाँ से बना सकते हैं। उस पर भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानव जीवन पर इसका प्रभाव यदि देखा जाए, जो जलवायु है, तो जलवायु भारत में कैसी है वो देख सकते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में क्या क्या ऐसे कारक हैं जो जलवायु और मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का बहुत जो है बड़ा सिलेबस नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट का मतलब है आप लोगों को देखकर डर लग रहा है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मानसून और उसका स्वभाव, वर्षा के प्रकार, मतलब कौन सी वर्षा होती है, तो वर्षा में कई प्रकार के वर्षा होते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि यदि हम लोग मानसून की बात करें तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, पूर्वी मानसून आता है, उत्तर पूर्व मानसून जो तमिलनाडु में वर्षा कराता है, बीपीएससी में पूछा था। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, भारत में ऋतुएं, कितनी ऋतुएं होती हैं, 4 प्रकार की ऋतुएं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, मानव जीवन में इसका समेकित विकास और
प्राकृतिक वनस्पतियों वन्यजीव और वनस्पतियों के प्रकार एवं महत्व। तो आपके भारत में जो वनस्पतियों के प्रकार हैं, कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क वनस्पतियां हैं, पर्वतीय वनस्पतियां हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। वनों में निवास करने वाले जीव जंतु और उपयोगिता महत्व, इसका मतलब है कि वनों में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे उद्यान से दे सकता है कि कौन कौन से उद्यान में कौन कौन से जीव हैं। जैसे हाथी का अभ्यारण्य कहाँ पे है, बाघ का अभ्यारण्य कहाँ पे है, एक सिंगी गैंडे का अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो ये आपका जीव जंतुओं का संरक्षण, उद्यान का मतलब ये होता है संरक्षण करना, ठीक है, उनके निवास, उपयोगिता, महत्व और वनस्पति जीव जंतुओं का संरक्षण करना। तो ये तो ऑलरेडी भूगोल में आपने पढ़ा भी है कि जीवों का संरक्षण, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया गया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे किसकी जो है काफ़ी उपयोगिता है, कहाँ पे ऊँट होता है, मतलब ऊँट पालन है, कहाँ पे भेड़ पालन है, कहाँ पे तेंदुआ ज़्यादा संख्या में है, कहाँ पे बाघ ज़्यादा संख्या में है, कहाँ पे जो है एशियाई लायन कहाँ पे है। तो ऐसे में आप देखेंगे हर जगह पर इस तरह के जो है पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या और जनसंख्या का आकार की बात करें तो जनसंख्या हमारा और हम लोग विश्व में क्या स्थितियाँ हैं, जनसंख्या, घनत्व, वितरण, तो प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ तक की रिपोर्ट भी 2011 का देख सकते हैं। वृद्धि क्या है, प्रजनन क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो कि वही क्वेश्चन दे रहा है। अब भारत के पड़ोसी देश मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ की कुछ स्थितियों के बारे में समझना है, वहाँ के मुद्रा, वहाँ की नदियाँ, वो सब भौगोलिक स्थितियाँ जानना है, जलवायु की विशेषता और उद्योग धंधे, ठीक है, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ये हो जाएगा। मापक, परिभाषा, उपयोगिता, सरल, तुलनात्मक, ये सभी इसी से रिलेट करके है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लास 10 में भूगोल में क्या है, संसाधन और उपयोग इकाई है। संसाधन क्या है, प्रकृति संसाधन क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। और सतत विकास क्या होता है, जैसे हम लोग जितने भी कोयला, खनिज या पेट्रोलियम को बचा करके जो विकास करते हैं उसे सतत विकास करते हैं, उसी को सतत विकास कहा जाता है। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, मृदा के प्रकार, मृदा के वितरण, भूमि उपयोग, बदलता स्वरूप, भूक्षरण, भू जो है संरक्षण, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कृषि संरक्षण, महत्व, कृषि के प्रकार, तो भारत में कृषि के प्रकार क्या है, रबी, खरीफ, जायद है, ठीक है। और कृषि की क्या विशेषता है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी भारत में है, भारत में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, मतलब यदि देखा जाए तो हम लोगों को जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो जो हमारी भारत की जीडीपी है उसमें लगभग 18 से 20% कृषि का योगदान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का है 52 से 53%, लेकिन ये सभी, और रोजगार उत्पादन कितना है, कृषि में काफ़ी बड़ी जनसंख्या लगी रहती है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण और इसका प्रभाव है, पशुपालन और मत्स्य पालन है, ठीक है। जल के स्रोत है, जल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास में। आपका जो परियोजना है, जल संरक्षण है, वर्षा का जल संरक्षण के लिए कई राज्य जो है अपना अलग अलग छतों पर वर्षा का संरक्षण कर रहे हैं, कुछ टंकियां लगाकर कर रहे हैं, कुछ जो है कह सकते हैं कि ऐसे राज्य हैं जो तालाबों का खनन कर रहे हैं या पुनर्निर्माण कर रहे हैं, पोखरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। ये सभी जो है जल संरक्षण में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खनिजों के प्रकार, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, वितरण, खनिजों का आर्थिक महत्व, ये सभी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण किस तरह से हो रहा है। भारत में वन संपदा यदि देखा जाए तो देखिएगा, वन संपदा, वन जीवों का ह्रास और संरक्षण, बात वही है जो आपने अभी 10th क्लास में देखा था। जैव विविधता और उसकी उपयोगिता, जैसे भारत में जैव विविधता क्षेत्र भी घोषित किया गया है, कौन कौन सा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और भारत में रिजर्व क्षेत्र है 18 जो है जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत। शक्ति संसाधन एवं परंपरागत, गैर परंपरागत शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, और जो गैर परंपरागत जिसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, परंपरागत मतलब पुरानी ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये पुरानी ऊर्जा है। और जो गैर परंपरागत उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी जो है आपको गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है, ठीक है। और उद्योगों का वर्गीकरण, वितरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है, तो ये सभी इनसे संबंधित है। और प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्योग में प्रदूषण क्या है। परिवहन इंपॉर्टेंट है, भारत में परिवहन की जो व्यवस्था की गई है
यदि हम लोग भारत में परिवहन की व्यवस्था करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे परिवहन, संचार और व्यापार, तो भारत में जो परिवहन है वो कैसा है, जैसे जल परिवहन है, वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है। इन चारों परिवहन के माध्यम से इसका क्या क्या महत्व है उसको हम लोग आसानी से एक क्लास में देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए बिहार में प्राकृतिक संसाधन जनसंख्या है, कृषि बिहार में पूछ रहा है, बिहार में जल संसाधन, जीव जंतु कहाँ कहाँ पर बिहार में संरक्षण हो रहे हैं, बिहार में उद्योग और परिवहन, बिहार में जनसंख्या का आधार, बिहार में घनत्व, नगरों का विकास, ये सब कुछ बिहार के भी कुछ पॉइंट जो है इसमें कवर किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं 9th के राजनीतिक जो है विज्ञान, मतलब आपका संविधान है। जैसे आपने इतिहास देख लिया और फिर आपने भूगोल देखा, अब आपने संविधान। संविधान में लोकतंत्र क्लास 9th NCERT जो है आप देखेंगे कि यही सब दिया हुआ है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का विस्तार, वैश्विक परिकल्पना, ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी BPSC पेपर में भी ये सब आसानी से दिया था, तो आप इसको जो है इसकी परिभाषा वगैरह पूरा कवर करेंगे। और फिर संविधान निर्माण, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो समितियां वगैरह बनी थी संविधान निर्माण में, संविधान सभा, जो संविधान सभा हमारा बना था संविधान सभा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा पर आपको वर्क करने हैं और बाकी और सब पॉइंट छोड़ते भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका इस पर क्वेश्चन एक ठो बन जाएगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बन सकते हैं। संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या था, वही था संविधान सभा था। और लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासक है, जैसे अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा जो बताई, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। कुछ लोकतंत्र की परिभाषा, कुछ उक्तियां हैं। मतदान और जो है मतगणना क्या होता है, चुनाव स्वतंत्र आयोग, मतलब जो स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो संसदीय लोकतंत्र है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, ये तीनों अंतर्गत संस्थाएं जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और आपका संसद, इतना पॉइंट आपको अंडरलाइन कर लेना है कि आपको संसद पढ़ना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, और आपका अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में आप क्या पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार है उसको कवर करेंगे, 6 मौलिक अधिकार। और फिर आपका मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, ये सभी जो है इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये 9th का हो जाएगा। ये देखिए 10th का है, लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। 10th में क्या है, सत्ता की साझेदारी है, लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक व्यवहार है, सत्ता किस तरह से बदलती है उनको कवर करना है। और बाकी जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बस केवल ये पॉइंट टू पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा है। बस लोकतंत्र के बारे में अच्छे से समझ लेना है कि लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, बिहार में क्या क्या सीटें हैं, इनकी सीटों की संख्या बिहार में कर सकते हैं। अब आते हैं, जो चौथा सब्जेक्ट है वो अर्थशास्त्र है। चौथा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की भी NCERT ही है, NCERT ही है, अर्थशास्त्र में भी 9th की NCERT है। देखिए, और यहाँ पर बिहार के गांव की कहानी है, ये केवल ऐसे ही बता रहा है और कुछ है नहीं। और गांव की कहानी कह करके ये कंफ्यूज कर रहा है, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना है मानव संसाधन, मानव संसाधन कैसे विकास करता है, मानव संसाधन पर जो जनसंख्या है, मानव संसाधन पर जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मकान है, उपयोगिता है। आपको पढ़ना है गरीबी क्या है, आपको पढ़ना है बेरोजगारी क्या है। गरीबी और देखिए बेगारी जो होता है उसी को बेरोजगारी कहते हैं। कृषि खाद्यान्न सुरक्षा गुणवत्ता क्या है, खाद्यान्न के प्रकार क्या है, कौन कौन से खाद्यान्न होते हैं, और बिहार में कृषि की क्या स्थिति है, कितना परसेंटेज है, बस यही सब करना है, बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं कवर करना है। बिहार में कृषि की आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय जो है भारत की अपेक्षा बिहार की और भारत की अपेक्षा है, प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या है, बिहार की क्या है, इसकी भी आपको अंतर कवर करने हैं। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है, GDP कैसे निकाली जाती है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत दे सकता है। अब आते हैं मुद्रा, बचत एवं साख, मतलब मुद्रा क्या है,
बैंक क्या है, बचत में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, साख मुद्रा किसे कहते हैं, रोजगार में भारतीय में बिहार में सेवा क्षेत्र में महत्व क्या है, इसको कि कौन सा सेवा क्षेत्र होता है, वैश्वीकरण जो 1991 में आया था, ये भी बिहार में बीपीएससी में भी पूछा था। ये देखिए ये पॉइंट आपका वैश्वीकरण का इतिहास। वैश्वीकरण का इतिहास वैसे भी हमारा जो निजीकरण का इतिहास शुरू हुआ तो इसी को हम लोग वैश्वीकरण, उदारीकरण और कह सकते हैं निजीकरण, ये तीनों इसी मुद्दे पर लाए थे और जिससे कि देश का विकास हो सके। तो यहाँ पर जो आर्थिक सुधार था, मनमोहन राव मॉडल था, इसको हम लोग देख सकते हैं और आम आदमी के लिए वैश्वीकरण क्या उपयोगिता हो सकती है इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा जो अगला पॉइंट आया है ये साइंस का आया है। साइंस में देखिए क्या कह रहा है, भौतिक रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वो भी NCERT जो है, NCERT 9th के जो है ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भोजन। भोजन का मतलब जानते हैं क्या है, भोजन का मतलब है पोषण दे रहा है। भोजन का मतलब यहाँ पर पोषण है। पोषण मतलब क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी पोषण हमारे शरीर में क्या है। इसके अलावा अन्य खनिज हो गया। अब पादप जंतु जनन और उसके गुणवत्ता में सुधार है। उर्वरक क्या है, खाद की उपयोगिता, कीट से रोगों का बचाव, जैव कृषि किसे बोलते हैं, ये पॉइंट दे सकता है जैव कृषि। कीट रोग जो है लगातार बिहार इससे परेशान है, इस पर भी क्वेश्चन दे सकता है। वाष्पीकरण के कारण ठंडा, देखिए उष्मा से क्वेश्चन दे सकता है कि ये क्या है वाष्पीकरण। तो ये देखिए साइंस से बन सकते हैं। इसके अलावा ये सभी आप लोगों को आकार, आयतन, घनत्व, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बताए भी गए थे पॉइंट टू पॉइंट। और ये देखिएगा यहाँ पर कोलाइड क्या है और समांगी मिश्रण क्या है, असमांगी मिश्रण क्या है, ये मिश्रण से क्वेश्चन दे सकता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, रासायनिक परमाणु सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने किया। समस्थानिक संभारिक क्या है, सजीवों का संसार, जैव विविधता किसे कहते हैं। और रक्त समूह भी या वर्गों का समूह, जो जितने भी जीव हैं, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एमी जो है ओस्पर्म, ये सभी क्या हैं। फाइलम, कशेरुकी, अकशेरुकी जीव क्या है, कशेरुकी जीव क्या करते हैं, कौन से श्वसन कहाँ से करते हैं, कोशिका, बहुकोशिका, ये सब जो है पॉइंट टू पॉइंट ये केवल NCERT में ही है। आप देखेंगे इसी जगह जो ये चैप्टर आपको देख रहे हैं आपका स्वास्थ्य का बिगड़ना, रोग उपचार, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, तो ये कुछ नहीं करना है, इसमें केवल रोग पढ़ लेना है। और इतना जो लिखा हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, पोलियो, डिप्थीरिया, ये सब जो देख रहे हैं ये सब केवल रोग में ही आता है। सब के सब जीवाणु से, विषाणु से क्या क्या रोग होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है और इसमें और कुछ नहीं है। गति क्या है, गति, विस्थापन, वेग, समान वेग, ये सब सरल रेखी अध्ययन। सरल रेखी वेग क्या होता है और दोलन रेखी क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, ये सभी न्यूटन के गति के नियम, जड़त्व का नियम, प्रथम द्वितीय नियम, ये सब हाई स्कूल में ही दिया है, 9th-10th का ही है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उत्प्लावन का सिद्धांत है, घनत्व है, ये सभी आसानी से आप सुन सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो 10th का भी यदि हम लोग देखें तो 10th के NCERT में बहुत ज़्यादा नहीं है। सजीव है, पर्यावरण है और सजीवों का नियंत्रण है और यहाँ तक कि कुछ प्रजनन, परिवार नियोजन विधियाँ हैं और HIV और जैसे कुछ बीमारियाँ हैं, महिला स्वास्थ्य हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए, इस पर देखिए क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। गर्भवती महिलाएं और महिला स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, ये सभी इससे को दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ, विद्युत में कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, इसकी खोज करवाना है। कौन सा विद्युत का मात्रक होता है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, जैसे प्रतिरोध जो है ओम के नियम के तहत होता है। विभवांतर क्या है, विभव क्या है, यूनिट वगैरह, समांतर श्रेणी क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, बस यही सब सामान्य क्वेश्चन जो है विद्युत से बनाया हुआ है। देखिए ये सभी विद्युत से हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट जो है क्या है, अल्टरनेटिव करंट क्या है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में वही है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब प्रकाश में लगातार फिजिक्स में आप लोगों को इस पर काम किया गया है। प्राकृतिक संरक्षण जैसे वन्य प्राणी, कोयला, पेट्रोलियम, आम लोगों के लिए सहभागिता जिसमें चिपको आंदोलन था, एपिको आंदोलन था, बहुत सारे आंदोलन थे, नर्मदा बचाओ था, उसको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका सामाजिक था। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें लास्ट में जोड़ा है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक
घटनाएं, मतलब ये जो समसामयिक घटनाएं हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स बोलते हैं। करंट अफेयर्स जो है आपका कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, यदि आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो कम से कम जीएस के पार्ट पर आपका ज़्यादा वर्क करना होगा, क्योंकि जीएस के पार्ट बहुत बड़े हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें क्या करें। तो जो बंदा जीएस के पार्ट को एनसीईआरटी को समझकर छोटे में यदि काम कर लिया तो आसानी से वो कवर कर सकता है पूरे जीएस को पार्ट को, ठीक है। और हम भी इस जीएस के हर एक सिलेबस पे लगातार आप लोगों को लाइव क्लास देते रहेंगे और ऐसे ही लगातार जो है आप लोगों से जुड़े रहेंगे, जिससे कि आप बिहार पुलिस, आगामी बिहार में 1 लाख से ऊपर भी वैकेंसियाँ आ रही हैं पुलिस को, ताकि ये पुलिस का पेपर जो होने वाला है री एग्ज़ाम प्लस बिहार में अगला पेपर, इनको दोनों को कवर करते हुए हम पूरी तरह से आप लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और ऐसे ही हम लोग आज सिलेबस पर डिस्कशन किए, लगातार पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।